वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें 1833 का चार्टर एक्ट को देखना है। इससे पहले हमने देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, इसके बाद 1786, 1793 और 1813, है ना। तो अब देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो हमने 1813 तक डिस्कस किया था। तो 1813 और 1833 के बीच काफ़ी परिवर्तन हुआ। सबसे बड़ा परिवर्तन जो हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट का अंत हो गया। और इसके अंत होने के कारण क्या हुआ, यूरोप का जो है व्यापार था वह पूरी तरह से अब खुल गया, यानी कि जो बंद कर दिया गया था वह अब यहाँ पे अंत हो गया, महाद्वीपीय व्यवस्था जो था उसका। तो इसी के तहत क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर चली गई, यानी कि उत्पादन काफ़ी अधिक हुआ। और ये जो उत्पादन है उसके कारण मजदूरों का भरपूर शोषण किया गया। और चूंकि उस समय फ्रांसीसी क्रांति हुई थी जिसका प्रभाव न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप में भी देखा गया और नए बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ। ये जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका क्या नारा था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। तो ये जो उदारवादी नीतियाँ थी वह पूरे यूरोप में भी अब प्रवाहित होने लगी। इसी के तहत 1830 में जो है विक की सरकार बनती है जो खुद एक उदारवादी पार्टी की थी। और इसी के तहत अब जो है 1832 में संसद में कई सारे रिफॉर्म्स एक्ट लाए गए और इसी में एक एक्ट है ये जो 1833 का है चार्टर एक्ट। उस समय लॉर्ड मैकाले जो कि उदारवादी माने जाते हैं, बोर्ड ऑफ काउंसिल के भी सदस्य थे, यानी कि बीओसी के जो सदस्य थे वो लॉर्ड मैकाले भी थे। आगे विधि आयोग के भी सदस्य बनेंगे, हम देखते हैं। इसमें जो मुख्य प्रावधान थे, पहला है कि कंपनी को पुनः अगले 20 वर्ष के लिए क्राउन की ओर से ट्रस्ट के रूप में भारत पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। यानी कि 1813 में जो बातें की गई थी उसमें भी इसमें दोहराया गया, यानी कि कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए फिर से भारत पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। लेकिन इसमें आप देखेंगे शक्तियाँ काफ़ी कम कर दी गई और उसके बाद तो कम करके ख़त्म भी कर दी गई। तो दूसरा जो इसमें प्रावधान है कि कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार है उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। यानी कि 1813 में जो चाय और चीन के साथ जो व्यापार था, यानी कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी, वह खत्म हो गया। यानी कि अब जो है अन्य कंपनियां भी यहाँ पर चाय का व्यापार भी कर सकती हैं, ना कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यह अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरी तरह से समाप्त कर दी गई उसके व्यापार को। कंपनी को अब केवल राजनीतिक कार्य करने की अनुमति दी गई। अब देखिए, ये जो कंपनी के जो शेयरधारक हैं उनके लाभ कैसे दिया, तो उनको भी 10.5% लाभ देना था ना 1813 में, जब यहाँ पर एकाधिकार खत्म करने की बात की गई थी चाय और चीन का व्यापार छोड़ करके, तो उसमें शेयरधारकों को 10.5% का लाभ देना था। तो ये देना था इसीलिए ये जो इंग्लैंड की जो संसद है उसके द्वारा 12 लाख पाउंड की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। यानी कि अगर शेयरधारक जो है अगर कभी पीछे हटते हैं तो कंपनी के जो सभी स्टॉक हैं उसे सरकार खरीद सके, इसलिए अतिरिक्त राशि की व्यवस्था पहले ही कर ली गई थी। काफ़ी वाद विवाद के बाद डायरेक्टर यानी कि निदेशक है उनके संरक्षण को अगले 20 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। इसके अलावा बोर्ड ऑफ काउंसिल यानी कि जो बीओसी है उसमें सदस्यों के रूप में अब कंपनी के लोग नहीं बल्कि मंत्रियों को शामिल किया गया। नेक्स्ट है कि भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण करने के लिए बंगाल के जो गवर्नर हैं उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहले कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी कि अब जो है मुंबई, मद्रास, बंगाल के अलावा अन्य जो प्रदेश के गवर्नर हैं उनको भी अब किसके, बंगाल के जो गवर्नर यानी कि जो अब भारत के गवर्नर जनरल हैं उनके अधीन कर दिया गया। एक प्रकार से ये जो प्रशासन है उसका केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया है। ये जो परिषद है यानी कि ये गवर्नर जनरल और उनके जो अन्य सदस्य हैं उसको नाम दिया गया गवर्नर जनरल इन काउंसिल, यानी कि सपरिषद गवर्नर जनरल। इसको अन्य अधिकार दिए गए जैसे कि सैनिक, असैनिक कार्य का नियंत्रण, निरीक्षण एवं निदेशन, किसे, सपरिषद गवर्नर जनरल को। इसे सभी प्रकार के टैक्स लगाने और हटाने का भी निर्देश दिया गया, किसे, सपरिषद गवर्नर जनरल। यानी कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को इतने सारे अधिकार अब दिए जाने लगे क्योंकि व्यापारिक अधिकार तो खत्म कर दिए गए और प्रशासनिक अधिकार बढ़ा दिए गए। इसके अलावा प्रशासन तथा वित्त की सभी शक्तियां इसे ही सौंप दी गई। नेक्स्ट प्रावधान है कि अब कानून केवल सब परिषद गवर्नर जनरल ही बना सकता है, अर्थात कानून का जो केंद्रीकरण किया गया।
पहले क्या होता था कि मद्रास का गवर्नर अपना कानून बनाता था, बंगाल का अपना, बम्बई का अपना, इसी प्रकार से अन्य क्षेत्र थे उनके भी अपने जो गवर्नर होते थे वे कानून बनाते थे। और इस कारण से जो व्यापारी होते थे, क्योंकि व्यापार तो उस समय भ्रष्टाचार होते थे ना, तो मान लीजिए बंगाल का जो व्यापारी है वो यहाँ से भाग करके मद्रास में चला जाता था और वहाँ पे संरक्षण लेता था, जिस कारण से जो इंग्लैंड की सरकार है उसे भी काफ़ी दिक्कतें हो रही थी इन लोगों को पकड़ने में। तो इसलिए अब कानून का जो है केंद्रीकरण किया गया। हालांकि जो कंपनी के जो चार्टर एक्ट है उसके संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, जो क्राउन के विशेष अधिकार है और संसद के द्वारा जो बनाए गए कानून है उसमें भी संशोधन करने का अधिकार इसे नहीं था। किसे? सब परिषद, गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जनरल इन काउंसिल को ये सब अधिकार नहीं थे। इसके अलावा ये जो रिवॉल्ट अधिनियम होते हैं इनके विद्रोह अधिनियम, इसमें भी परिवर्तन करने का अधिकार इसे नहीं था, यानी कि कुछ सीमाएं भी अभी भी इस पर थी। कानून बनाने के लिए ये जो परिषद है उसमें एक चौथे सदस्य को भी शामिल किया गया है। आपने देखा था कि इसमें सदस्यों की संख्या 3 कम कर दी, 3 हो गया था 4 से, और यहाँ पर जो फिर से एक और शामिल किया गया है चौथा सदस्य, वे किस लिए? कानून बनाने के लिए। और वे कौन थे? लॉर्ड मैकाले। इन्हें मत देने का भी अधिकार दिया गया था और इसी के तहत विधि आयोग का भी गठन किया गया। किसके तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत विधि आयोग का गठन किया गया। इसमें जो है धारा 87 के तहत ये जो मुख्य प्रावधान थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी भारतीय, मतलब यहाँ पर जो है अगर वहाँ पे शासन कर रही है तो भारतीय अथवा क्राउन की देशस्थ प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी भी एक कारणवश से कंपनी के अधीन किसी स्थान पर अथवा सेवा के लिए योग्य, यहाँ पे अयोग्य नहीं माना जाएगा। यानी कि अब जो है भारतीयों को अयोग्य नहीं माना जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा 1793 में किस प्रकार से जो है कार्नवालिस के द्वारा सभी ऊंचे पद जो है उससे भारतीयों को वंचित कर दिया गया था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया, बल्कि इसमें भारतीयों को भी योग्य माना गया और उसे इस प्रकार से भेदभाव नहीं किया। लेकिन यह जो सिर्फ था बोलने के लिए था। यह जो एक्ट है, इनकी ये जो प्रावधान है इसे कभी लागू नहीं किया गया इस एक्ट के तहत। आगे लागू किया गया, लेकिन 1833 में जो प्रावधान किया गया था उस चार्टर एक्ट के तहत इसे कभी लागू नहीं किया गया। दास प्रथा भी समाप्त करने की बात की गई, हालांकि यह काफ़ी देर बाद 1843 में समाप्त हुआ था। इसके अलावा अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र, पहले होता था कि अनुमति पत्र लेकर के यहाँ आते थे, यहाँ पर व्यापार करते थे, भूमि खरीदते थे, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के ही भारत आने, यहाँ रहने, भूमि खरीदने का अधिकार दिया गया। तो ये जो प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट में था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।